everyone, welcome back to our channel. So today's our topic is how Peshwas came in power. So let's start. साल 1708 में शाहूजी महाराज छत्रपति तो बन गए, लेकिन जब वो छत्रपति बने तो उसके बाद मराठाओं में सिविल वॉर की सिचुएशन क्रिएट हो गई, जिसमें पेशवाओं की बहुत ज्यादा सपोर्ट लगा। इसके बाद पेशवाओं की जो ताकत है वो धीरे धीरे बढ़ते चली गई। अब शाहूजी महाराज 5वें छत्रपति तो बन गए, लेकिन उस टाइम पीरियड में पेशवा ज्यादा आगे आने लगे मराठाओं की राजनीति में। आप पेशवाओं की पोजीशन को उस टाइम पे ऐसे समझ सकते हो, जैसे मान लो कि एक कंपनी का सीईओ है, वो हेड है, वो उस टाइम पे क्या कहते हैं, आप छत्रपति मान लो, लेकिन उसने एक पर्टिकुलर एक ऐसा ग्रुप, एक सेक्शन बनाया है अपने ऑफिस में, जिसमें एक इंसान उस सेक्शन को कंडक्ट कर रहा है। तो उस सेक्शन में जितने भी एम्प्लॉइज हैं, उसमें जो उनकी लीड कर रहा है एक लड़का या फिर कोई भी और लड़की, वो उनके लिए मेन लीडर होगा। वो सीईओ से किसी भी चीज के लिए कंसल्ट नहीं करेंगे, वो उसी इंसान से हर चीज के लिए कंसल्ट करेंगे, पूछेंगे। बालाजी विश्वनाथ भी पेशवाओं में से एक थे, जिन्होंने शाहूजी महाराज का बहुत सपोर्ट किया था और बहुत से युद्ध में उनका साथ भी दिया था। बालाजी विश्वनाथ जी के पुत्र थे बाजीराव बल्लाल जी भट्ट, जिन्हें हम बाजीराव फर्स्ट के नाम से भी जाना जाता है। साल 1720 में बाजीराव भट्ट पेशवा बने। उस वक्त वो केवल 20 साल के थे। हिस्ट्री में 18वीं सदी एक ऐसा टाइम पीरियड माना जाता है जिसमें बहुत सारी घटनाएं घटी अनएक्सपेक्टेडली। जैसे कि जो मुगल्स थे वो धीरे धीरे करके बहुत कमजोर पड़ गए, यहाँ तक कि दिल्ली के जो बादशाह थे फरूजियार, उनकी हत्या कर दी गई और उनकी जगह एक बहुत ही कमजोर इंसान को गद्दी दी गई, जिनका नाम था मोहम्मद शाह। उन्हें ना रंगीना भी कहा जाता था, क्योंकि उनका जो मिजाज था वो थोड़ा रंगीन था और इस चीज के अलावा वो ज्यादा किसी चीज पे फोकस करते नहीं थे। अब पेशवा बाजीराव ने मराठा साम्राज्य की पेशवाई संभाल ली और मराठा एम्पायर को एक्सपेंड करना स्टार्ट कर दिया। पेशवा बाजीराव ने धीरे धीरे मराठा एम्पायर को कर्नाटका, गुजरात, दिल्ली, बुंदेलखंड जैसी भारत में स्थित कई जगहों पर जीत दिलाई। 12 नवंबर 1736 बाजीराव ने दिल्ली की तरफ अपना रुख मोड़ा। उनकी सेना ने बुंदेलखंड को पार किया और यमुना नदी के पास अपना डेरा डाल लिया। वहां से आगरा केवल 65 किलोमीटर दूर ही था। अब मराठा जनरल मल्हार राव होलकर ने यमुना नदी को क्रॉस किया और वहां के आसपास के कई कस्बों को जीता। अब ये ना मुगलों के लिए एक चेतावनी हो गई थी, और जब मोहम्मद शाह को पता चला कि मराठा कभी भी हमला कर सकते हैं, तो मानो उसके तो सुख चैन सब छिन गए। अब शहादत खान ने बिना किसी देरी के अपनी पूरी सेना को मराठाओं से लड़ने के लिए भेज दिया। उनके साथ अवध गवर्नर सादत खान भी अपनी सेना के साथ लड़ने के लिए पहुंच गए। इसके बाद सादत खान और मल्हार राव होलकर के बीच बहुत बड़ी लड़ाई हुई, जिसमें मल्हार राव होलकर अनफॉर्चुनेटली हार गए और हारकर वापस ग्वालियर लौट आए, जहां बाजीराव पहले से थे। अब दोनों तरफ जंग की जोरों शोरों से तैयारी होने लगी। सादत खान ने और लोगों ने, बाकी जो लोग थे मुस्लिम कम्युनिटी के, उन्होंने हाथ मिलाना स्टार्ट कर दिया। जैसे कि मथुरा गवर्नर खान बंगश और दिल्ली में एक संदेश भिजवाया गया, मराठा भाग गए। अब इस खबर से मोहम्मद शाह तो बहुत खुश हो गए, लेकिन उन्हें कहाँ पता था कि उनकी खुशी ज्यादा दिन रुकने वाली है नहीं। एक सैनिक ने खबर दी कि मराठा दिल्ली पहुंच गए हैं। अब इतनी बात सुनकर शहादत खान के पैरों तले मानो जमीन खिंच गई। उसे लगा कि आखिर बिना मथुरा पार करे बाजीराव दिल्ली पहुंच कैसे गए। अब इस चीज का जवाब था बाजीराव का प्रेजेंस ऑफ माइंड, जिसकी वजह से बाजीराव ने एक तरकीब निकाली। उन्होंने मेवाड़ का रास्ता चुना। अब कहते हैं कि वो रास्ता काफी छोटा था और काफी मुश्किल भी था, पर माना जाता है कि पेशवा बाजीराव बहुत अच्छे घोड़सवार थे। माना जाता है कि पेशवा बाजीराव में एक ऐसी खूबी थी जिसकी वजह से वो घोड़सवारी में कभी हारते ही नहीं थे। उनसे बड़ा घोड़सवार पेशवा में आज तक कभी कोई नहीं माना गया है। बाजीराव बहुत अच्छे कमांडर भी थे। उन्होंने ये 60 किलोमीटर का मुश्किल रास्ता बस 2 दिन में तय कर लिया था। अब बाजीराव दिल्ली से 12 किलोमीटर दूर डेरा डालकर बैठ गए। अब जब इस बात का पता मोहम्मद शाह को चला तो उसके पसीने छूट गए। उसने अपने सलाहकारों को भी खूब फटकार लगाई। उन पर भी बहुत गुस्सा आ रहा था, क्योंकि वही उसे उल्टी सीधी सलाहें देते रहते थे।
और वो बहुत परेशान भी था क्योंकि उसे अपनी जो मौत थी वो दरवाजे पर बैठी हुई दिखाई दे रही थी। ऐसे में पेशवा बाजीराव ने एक प्रस्ताव रखा कि या तो वो संधि कर ले पेशवा के साथ, नहीं तो वो दिल्ली पर कब्जा कर ही लेंगे। अब शहादत खान सोचने लगा क्या किया जाए, क्योंकि जवाब जल्दी देना था और शहादत खान बहुत कंफ्यूजन में चला गया, करे तो करे क्या। आखिर ऐसे में उसकी वही सलाहकार जो शायद से ही कभी अच्छे से मशवरा देते हो, उन्होंने कहा कि दिल्ली को छोड़कर जाना बेहतर रहेगा। फिर दिल्ली के कमांडर अमीर हसन सामने आए और कहा कि कुछ करना चाहिए। उसके पास कुछ 12,000 की घोड़सवार सेना थी और कुछ 20,000 की पैदल सेना थी। शहादत खान कुछ और कर नहीं पा रहे थे तो उन्होंने आखिर में जंग लड़ने की इजाजत दे ही दी। अब अमीर हसन कुछ स्ट्रेटजीज बना रहे थे मराठों पर हमले की, लेकिन उनके खुद के सैनिकों ने उनकी स्ट्रेटजीज को फॉलो नहीं किया। बाजीराव ने पहले 500 घोड़सवारों को इसलिए भेजा था ताकि वो मुगल सेना को अच्छे से अपने घेरे में ले सके, और बाजीराव ने अपनी सेना को पीछे की तरफ किया ताकि वो मुगलों को अच्छे से अपनी पहुंच में ला सके। जब अमीर हसन कुछ दूर निकलकर आ गए तो उन पर बहुत तगड़ा अटैक किया गया बाय पेशवास। जब तक हसन को होश आया तब तक वो गिरफ्तारी में आ चुके थे। अब मोहम्मद शाह भी सरेंडर के लिए राजी हो गए, पर बाजीराव ने 3 दिन दिल्ली को अपने कंट्रोल में किया। उसके बाद उसे छोड़ दिया और अपनी जो सेना है वो अजमेर की तरफ मोड़ ली। अब शहादत खान को बदला लेने की सोची तो उन्होंने डेक्कन में निजाम उल मुल्क को दिल्ली बुलाया। दिल्ली में निजाम उल मुल्क का स्वागत बड़े ही अच्छे से किया गया। मोहम्मद शाह ने उनकी खूब आवभगत की। मोहम्मद शाह ने निजाम उल मुल्क को ऑफर भी दिया कि जो चाहिए वो मिल जाएगा, बस जितना पैसा चाहिए उतना मिल जाएगा, बस मराठों को मालवा और गुजरात से खदेड़ दो। यहाँ तक कि मोहम्मद शाह ने निजाम उल मुल्क के बेटे गाजी उद्दीन को मालवा गुजरात का सूबेदार बनाने का प्रॉमिस किया। अब इसी लालच में निजाम ने मालवा की तरफ बढ़ना शुरू कर दिया। पेशवा उस समय पुर्तगालियों से भिड़ रहे थे, पर जब उन्हें खबर मिली तो उन्होंने भी 80,000 की सेना के साथ अपनी जो तैयारी है वो बिल्कुल पक्की कर ली। दिसंबर 1737 में भोपाल में दोनों का आमना सामना हो ही गया। निजाम ने शहर पर कब्जा कर मराठों के आने का वेट किया। मराठों को इससे ये फायदा हुआ कि उन्होंने भोपाल शहर को पूरी तरह घेर लिया और इसमें रसद का रास्ता भी बंद कर दिया, और आखिर में जंग लड़नी ही पड़ी। निजाम की सेना के साथ सवाई जयसिंह की सेना भी थी, पर लड़ाई इस कदर बढ़ गई कि निजाम को अपनी सेना को पीछे करना पड़ा। पर निजाम की मदद के लिए शहादत खान का बेटा सफदर सामने आया, पर पेशवा ने उसे भी वही रोक दिया। अब निजाम की मानो रातों की नींद खराब हो गई। निजाम ने पीछे हटने की चाही तो, पर मराठों ने उसे ऐसा जकड़ा कि उसे संधि करने पर मजबूर कर दिया। 7 जनवरी 1729 को दरहा की संधि हुई और नर्मदा और चंबल में भी पेशवाओं का बड़ा कंट्रोल हो गया। अब इसी तरह पेशवा बाजीराव ने काफी अच्छे से मुगलों का सफाया करना शुरू कर दिया। ऐसा माना जाता है कि पेशवा बाजीराव से मुगल अपनी जान की भीख मांगते थे। वो इतने अच्छे राजा थे, इतने अच्छे से उन्होंने अपने किंगडम को संभाला।